पाश्चात्य दर्शन का स्वभाव हमारे दर्शन से बिल्कुल अलग है। इस पर कल हमने चर्चा की थी। हमारे दर्शन का जो सारा उद्देश्य है वो जीवन की समस्या को खोजना है। पाश्चात्य दर्शन का जो ओरिजिन हुआ है वो है वंडर से। वो प्रकृति के वंडर को जब देखते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। और फिलॉसफी वालों ने ये कहा कि ये जो वंडर है इसको जिसको भी जिस वंडर के आधार पर हम खोजते हैं कि ऐसा क्यों है ये प्रकृति में, इससे कोई जीवन की समस्या सॉल्व हो या ना हो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी फिलॉसफी नॉलेज फॉर नॉलेज सेक है। इसलिए जो पाश्चात्य हमारे जो देश के बहुत सारे मनीषी हैं उन्होंने पाश्चात्य दर्शन पर यह आरोप लगाया है कि पाश्चात्य दर्शन तो जब जीवन की समस्याओं को सॉल्व ही नहीं करता तो वो तो एक इंटेलेक्चुअल लग्जरी है, बौद्धिक विलास है। आप सोचे जाओ ये क्यों है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, लेकिन उससे सोच तो पाश्चात्य वाले कहते हैं कि हमको नॉलेज को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहते मोक्ष का, हम नॉलेज को नॉलेज सकते। इसलिए हमारा काम क्या है कि हम उस वंडर को देख करके क्वेश्चन करते हैं। फिलॉसफी का काम है क्वेश्चन रेज करना, जवाब खोजना फिलॉसफी का काम नहीं है। जब फिलॉसफी कोई क्वेश्चन रेज करती है तो उसका जवाब खोजने के लिए इंटेलेक्चुअल क्लास लग जाती है, और जब वो समस्या का समाधान खोज लेती है तो उससे एक नई साइंस पैदा हो जाती है। सारी साइंस फिलॉसफी की बेटियां हैं। फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो। और जब फिलॉसफी क्वेश्चन करेगी तो उससे ही पता लगेगा हमारा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ भी पाश्चात्य दर्शनों ने कहा, ख़ास तौर से प्लेटो ने इस बात को कहा कि किसी समस्या का उत्तर खोजने में कोई बुद्धि का पता नहीं लगता कि कितना बुद्धिमान है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर उस क्वेश्चन के अंदर ही निहित होता है। इसको हम जब कक्षा में बच्चों को समझाते थे तो अपनी भारत की एक उदाहरण दे देते थे कि एक आदमी गया लोगों के पास, कहने लगा कि अगर तुम ये बता दो कि मेरे थैले में क्या है तो मैं संतरे खिलाऊंगा, और अगर ये बता दो तो कि कितने हैं तो 5 के 5 दे दूंगा तुम्हें। तो कहते ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देने से क्या बुद्धि का पता लगता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका उत्तर वहीं कुछ ढूंढ ढांड करके और क्वेश्चन में से निकाल लेते लोग। तो उत्तर देने से आदमी की बुद्धि का पता नहीं लगता कि कितना बुद्धिमान है। एंड समटाइम्स फूल्स में रेज ए क्वेश्चन विच द वाइजेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट रिप्लाई। उसका भी हम उदाहरण ये देते हैं कि एक आदमी ने कहा कि मेरा भाई 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। अब दुनिया की सारी साइंसेस लग जाएं उसका उत्तर नहीं दे सकते। एक आदमी ने उत्तर दे दिया, उसने कहा तुम्हारी उम्र 50 साल की लगती है। कहने लगा तुम्हें कैसे पता लगा। उसने कहा हमारे मोहल्ले में एक आदमी है, वो आधा पागल है, आधे पागलों जैसी बातें किया करता है, वो 25 साल का है, और तुम्हारा क्वेश्चन तुमने पूरी मूर्खों जैसी बात की इसलिए तुम 50 साल के हो गए। पता किससे लगता है? इंटेलिजेंस का पता लगता है, द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट यू रेज। अब एक बच्चा हमारे पास आया, कहने लगा जी सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल तो 40 डिग्री का, एक एंगल है 60 डिग्री का, तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि बताओ तीसरा एंगल कितने का होगा। तो हमें क्या पता तीसरा एंगल कितने का होगा, और वहाँ इम्तहान में हम वो नहीं ले जा सकते वो नापने का। तो उन्होंने कहा बच्चा तुम कौन सी क्लास में हो, चौथी में हो या तीसरी में हो। और फिर उसने उसको बताया, तो क्वेश्चन से पता लगा कि बच्चे की नॉलेज तीसरी और चौथी क्लास तक की है। उसके बाद एक और बच्चा आ गया,
उसने कहा जी ये जो आइंस्टीन ने कहा है एब्सोल्यूट साइमल्टेनिटी पॉसिबल नहीं है, इसका क्या अर्थ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि तुम एमएससी कर रहे हो फिज़िक्स में या पीएचडी कर रहे हो, तो टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो है उससे आदमी की इंटेलिजेंस का पता लगता है। तो फिलॉसफी रेजेज द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। फिलॉसफी का काम क्या है, पाश्चात्य दर्शन वालों ने कहा कि फिलॉसफी का काम इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रेज करना है, और जब उनका उत्तर दे देती है कोई चीज़ तो साइंस बन जाती है, वो नई साइंस। ऐसे बहुत सारे उदाहरण फिलॉसफी में मिल जाएंगे कि सारी साइंसेस कैसे जब लोगों ने क्वेश्चन किए तो उस क्वेश्चन के उत्तर में नई साइंस कैसे पैदा हो गई। तो उसका एक उदाहरण हम देते हैं कि लोग ये कहते थे कि गॉड कैन कमिट मिस्टेक बट यूक्लिड कैन नॉट। यूक्लिडियन ज्योमेट्री हमें पढ़ाई जाती है चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास से बल्कि शुरू हो जाती है कि लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ये सारी। तो ये यूक्लिड की ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट है, ट्रायंगल के एंगल अंदर के 180 डिग्री के होते हैं, यूक्लिड ने कह दिया। अब गॉड भी कोई ऐसी ट्रायंगल नहीं बना सकता जिसके 180 एंगल ना हो, 180 से कम हो या 180 से ज़्यादा हो। तो ये बात चलती रही, बहुत दिनों तक चलती रही कि ट्रायंगल के एंगल 180 होते हैं एंड गॉड कैन कमिट मिस्टेक बट यूक्लिड कैन नॉट। लेकिन एक आदमी आए, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, उनका नाम था रेमेनियन ज्योमेट्री। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि जो यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री बनाई है, ट्रायंगल बनाई है, वो 2 डायमेंशनल स्पेस पर बनाई है, और स्पेस तो 2 डायमेंशनल होती नहीं। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़, सारे ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो 2 डायमेंशनल हो। सारे ब्रह्मांड में जितनी भी अस्तित्ववान चीज़ें हैं वो सब 3 डायमेंशनल हैं। उनको आप एब्स्ट्रैक्शन करके नदी को आप देखने के लिए गए तो नदी की धार जो है कैसे चलती है, इसको देखने के लिए आपने धार को देखना शुरू किया, धार को नापना शुरू किया। लेकिन धार तो पानी से अलग हो ही नहीं सकती, बिना पानी को जाने आप तो धार को तो नाप लिया। ऐसे इसमें कि डायमेंशन तो आपने देख ली कि यूक्लिड ने ज्योमेट्री बना दी, लेकिन जो सरफेस जिस स्पेस पर बनाई वो स्पेस रियल है या नहीं है, इसको तो तुमने देखा ही नहीं। तो उसने रियल की स्पेस की नेचर के बारे में एक क्वेश्चन उठा दिया, और उसने कहा कि मैं रोज़ देखता हूँ, आप भी रोज़ देखते हो, लेकिन कभी आपके ध्यान में नहीं आया कि जो ग्लोब होता है, उस ग्लोब पर नीचे जो एंगल उठाए जाते हैं, जितने भी उसके लॉन्गिट्यूड हैं, वो लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री का उठाया जाएगा, दूसरा लॉन्गिट्यूड भी 90 डिग्री का उठेगा। लेकिन जब वो जाके ध्रुव पर मिलेंगे, जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ मिलेंगे जा कर के, तो वो जो एंगल बनेगा, नीचे की 2 एंगल ही 180 के हो गए, वो तीसरा एंगल जो बनेगा वो इनडिटर्मिनेट होगा। तो इनडिटर्मिनेट ज्योमेट्री जो है, अब जब उसने क्वेश्चन का इसको एक्सप्लेन करो कि 180 से ऊपर कैसे हो जाते हैं, तो सारे लोगों को लगा अरे यूक्लिड को चैलेंज कर दिया इसने। तो उन्होंने फ़ौरन स्पेस के बारे में उन्होंने कहा जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, जो रियल स्पेस है, उस पर ये ज्योमेट्री यूक्लिड की लागू नहीं होती। और उस पर कौन सी ज्योमेट्री लागू होगी, तो एक नई साइंस पैदा हो गई, उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन एक रेज किया एक आदमी ने, रेमन ने, और रेमन के क्वेश्चन से सारी डिमोलिश हो गई वो। अब जो 2 डायमेंशनल स्पेस है वहाँ तो हम यूक्लिड की ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। और रेमन ने यह कहा कि आप पृथ्वी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, क्योंकि ज़मीन गोल है, ज़मीन के ऊपर आप कोई स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते, क्योंकि कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो है वो इतना माइन्यूट होगा, क्योंकि अर्थ 25,000 किलोमीटर लंबी है। तो एक लाइन जो होगी वो 1/1,00,000 मिलीमीटर टेढ़ी हो, लेकिन होगी टेढ़ी, सीधी लाइन नहीं खींच सकती। तो नई ज्योमेट्री पैदा हो गई। तो इस तरह इन्होंने कहा कि फिलॉसफी का काम ऐसे क्वेश्चन रेज करना है। तो और उसके बारे में सारे लोग थिंक करने लगे, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, स्पेस की रियल नेचर क्या है,
तो जब ये नई साइंस पैदा हो गई तो लोगों ने कहा कि फ़िलासफ़ी ने एक और साइंस प्रोड्यूस कर दी। तो इसलिए पाश्चात्य लोगों ने कहा कि फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, जितने भी साइंसेज हैं। क्योंकि जब भी लोगों ने कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन उठाया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारा मिल जाएगा अगर आप देखें फिज़िक्स में और दूसरी उसमें भी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए कि उनसे नई जो ब्रांचें पैदा हो गई। तो फ़िलासफ़ी का काम है क्वेश्चन रेज़ करना, और उस क्वेश्चन से ही आपके पता लग जाएगा कि कितना ऊंचा फ़िलासफ़र है, कैसा क्वेश्चन इसने रेज़ किया। फिर साइंस खोजेगी उसको तो नई साइंस पैदा हो जाएगी।